हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को जाना था, फ्रिक्शन क्या होता है ये देखा था। इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि फ्रिक्शन किस चीज पर निर्भर करता है। आज हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन के प्रकार की बात करें। अब घर्षण की बात की जाए तो घर्षण कब लगता है? जब भी दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में यानी संपर्क में होती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है तीन प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, तीन प्रकार के घर्षण होते हैं। पहला होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन को हम स्थैतिक घर्षण भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कि आपके पास कोई बड़ी सी भारी सी अलमारी है, उसको आप धक्का देते हो, कोशिश करते हो धक्का देने की, लेकिन वो गतिमान नहीं होती, वो एक जगह स्थिर रहती है। तो यहाँ पे जो घर्षण जो है इस अलमारी पे लगता है, उसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक घर्षण वह घर्षण है जो वस्तु पे तब लगता है जब वो रेस्ट की पोजीशन पे होती है, यानी विराम अवस्था में होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने बहुत ज्यादा धक्का दिया, आपने और फ्रेंड्स को भी बुलाया, अब आपकी जो अलमारी है वो गति करने लग गई, मोशन करने लगी। अब वो कैसे मोशन कर रही है? आगे की तरफ चल रही है, सीधे सीधे आगे आगे की तरफ चल रही है, स्लाइड हो रही है। तो इस प्रकार का जो घर्षण होता है, जिसमें क्या होता है कि वस्तु मोशन कर रही है, मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, और वस्तु की गति की विपरीत दिशा में जो घर्षण लगता है, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण कहते हैं। तो सर्पी घर्षण कब लगता है? जब वस्तु गतिमान हो जाती है, मोशन में होती है, सापेक्षिक गति में होती है। तो ये आपके दो प्रकार के जो है घर्षण होते हैं। The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is measure of static friction। क्या कहा गया है कि जो बल होता है जिसको हम लगाकर, ठीक है, रेस्ट की पोजीशन को ओवरकम करते हैं, उसे थोड़ी देर पहले ही जो घर्षण लगता है, उसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन या जो है स्टैटिक घर्षण कहते हैं। In other words, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction। या दूसरी भाषा में कहें कि वह बल जो कि वस्तु को स्लाइड करने में या मूव करने में मदद करता है, जो मोशन के टाइम पे होता है, उसी को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण कहते हैं। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप है। इसके विपरीत यदि वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण का माप होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वह घर्षण जो मोशन में लगता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन सर्पी घर्षण होता है, और जब रेस्ट की पोजीशन में लगता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक घर्षण होता है। नोट करें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक घर्षण होता है, वो ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक वस्तु है, वो भारी है और वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, गति कर रही है। तो जब गतिमान हो जाती है वस्तु, तो क्या होता है, जो कांटेक्ट में सतह होती है वो कुछ टाइम के लिए रहती है, बहुत देर के लिए नहीं रहती, कुछ समय के लिए रहती है, और कुछ समय बाद ही थोड़ा सा मोशन के साथ वो जो यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग होती है या लॉक सिस्टम होता है वो टूट जाता है।
ठीक है, इस तरीके से मूव करती है, जिस कारण क्या होता है, जो आपका सर्पी घर्षण होता है वो कम होता है। वही जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, वस्तु रेस्ट की पोजीशन में है, यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग हो जाती है वो काफी अच्छी हो जाती है, इस कारण आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग के ऊपर निर्भर करता है, और जब वस्तु रेस्ट की पोजीशन में होती है तो उस केस में जो है यहाँ पे जो है फ्रिक्शन अधिक हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक घर्षण होता है, वो सर्फी घर्षण से अधिक होता है। क्यों? इंटरलॉकिंग के कारण, क्योंकि स्टैटिक घर्षण में इंटरलॉकिंग काफी अच्छे से हो जाती है, क्योंकि वस्तु क्या रहती है, रेस्ट की पोजीशन में रहती है। वही सर्पी घर्षण में क्या होता है, वस्तु स्लाइड करती है, मूव करती है, जिस कारण कुछ देर के लिए ही जो है यहाँ पे इंटरलॉकिंग होती है और फिर टूट जाती है। ठीक है, when the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. क्या कहा गया, जब बॉक्स स्लाइड करता है, ठीक है, गति करता है, तो क्या होता है, जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, यानी जहाँ पे वो कांटेक्ट में होता है, संपर्क में होता है सतह के, वो ज्यादा देर तक लॉक नहीं हो पाता। ठीक, सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। एंड यू फाइंड इट समवट इजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन, और आपने देखा होगा कि जब भी कोई वस्तु गतिमान है, उसको गतिमान रखना काफी आसान हो जाता है, इससे कोई वस्तु अगर स्थिर है उससे। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो आपका सर्पी घर्षण है, जो आपका स्लाइडिंग जो आपका फ्रिक्शन है, वो कैसा होता है, वो आपका कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से या स्टैटिक घर्षण। जब बॉक्स सरकाना आरंभ कर देते हैं तो उसके पृष्ठ के संपर्क में बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्टैटिक घर्षण से कुछ कम होता है, इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है डिफरेंस है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, यानी घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो आपका घर्षण होता है वो हानिकारक तो है, लेकिन जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम घर्षण की बात करें तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में आप जब अपने हाथों को इस तरीके से रगड़ते हैं तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो आपस में क्या होता है, हथेलियों के बीच में गति आती है, जिस कारण यहाँ पे घर्षण लगता है, और घर्षण के कारण क्या होता है, गर्माहट उत्पन्न होती है, आपको गर्म महसूस होता है। इसी तरीके से माचिस की तीली जब आप जलाते हैं तो माचिस की तीली को क्या करते हैं, माचिस का जो बॉक्स होता है उस पर जोर से मारने के कारण क्या होता है, वो जल जाता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन के कारण ऐसा होता है। इसी तरीके से अगर हम कील की बात करें, हम क्या करते हैं, हम दीवार पे कील लगाते हैं। तो कील हम किस लिए कैसे लगा पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ही हम दीवार पर, लकड़ी पर कील लगा पाते हैं। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, a nail is fixed in the wall due to friction, यानी दीवार पर कील लगाई जाती है किसके कारण, फ्रिक्शन या घर्षण के कारण। रबिंग ऑफ योर पाम मेक्स यू फील वार्म,
यानी हाथों को रगड़कर, हथेलियों को रगड़कर हमें गर्म महसूस होता है। स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक प्रोड्यूसेस फायर बाय फ्रिक्शन। और मैच स्टिक या जो तिल्ली होती है, तिल्ली को अगर हम जोर से जो है स्ट्राइक करते हैं किस पे, आपके मैच बॉक्स पे, माचिस के डब्बे पे, तो वो जल जाते हैं। ऐसे ही आपके और भी उदाहरण हैं, जैसे कि पहला है ड्राइविंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ सरफेस, किसी सतह पर वाहन चलाना, ये भी आपका फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, या आप चलते हैं वो भी, ठीक है, वॉकिंग ऑन द रोड, चलना भी आपका फ्रिक्शन के कारण ही हो पाता है। अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, यानी एक गतिमान गाड़ी को रोकने के लिए जो ब्रेक लगाया जाता है वो भी आपका फ्रिक्शन के कारण ही होता है। स्केटिंग, आप स्केटिंग कर पाते हैं फ्रिक्शन या घर्षण के कारण। राइटिंग ऑन नोटबुक और ब्लैक बोर्ड, नोटबुक, किताब या ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, ये भी घर्षण के कारण होता है। एरोप्लेन का उड़ना, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, ये भी घर्षण के कारण होता है। ड्रिलिंग अ नेल इनटू द वॉल, एक दीवार पर कील डालना या उसे लगाना, ये भी घर्षण के कारण होता है। स्लाइडिंग ऑन अ गार्डन स्लाइड, गार्डन स्लाइड में जो है गार्डन के स्लाइड में स्लाइडिंग करना, स्लाइड जो आप कर पाते हो, ये भी घर्षण के कारण होता है। लाइटनिंग अ मैच स्टिक, ठीक है, माचिस की तीली जलाना, ये भी घर्षण के कारण पॉसिबल होता है। इसी तरीके से डस्टिंग अ फुट मैट कारपेट बाय बीटिंग इट विद अ स्टिक, यानी जब हम किसी फुट मैट को, चटाई को या दरी को डंडे से पीट कर उसे साफ करते हैं, तो ये सारी चीजें घर्षण के कारण ही पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो ये आपकी सारी जो है यहाँ पे जो है स्टेटमेंट्स हैं, और ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पर घर्षण बेहद जरूरी हो जाता है या बहुत अनिवार्य हो जाता है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की, यानी घर्षण के क्या नुकसान है। अब आपने देखा होगा कि जब आप चलते हो तो वहां पे घर्षण लगता है, और आपने देखा होगा कि ज्यादा चलने के कारण आपके जूते, चप्पल घिस जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रिक्शन या घर्षण का नुकसान हम देख सकते हैं क्या है, कि जो आपके चप्पल, जूते होते हैं, उसके जो तलवे होते हैं वो घिस जाते हैं, सोल घिस जाते हैं। तो ये भी किसके कारण होता है, घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण। तो सोल्स ऑफ शूज वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी जो आपके जूते होते हैं उसकी जो सोल है, उसकी जो जो आपके तलवे हैं वो घिस जाते हैं, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। इसी तरीके से बहुत अलग अलग आपके यहाँ पे नुकसान है इसके, जैसे कि हमने बात की कि हम जब हाथ रगड़ते हैं तो गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण होता है। इसी तरीके से जैसे मशीनें होती हैं, मशीनों में क्या होता है, पुर्जे आपस में टकराते हैं तो उनमें भी घर्षण लगता है। घर्षण के कारण क्या होता है, जो पुर्जे हैं वो खराब हो जाते हैं या उसमें गर्माहट महसूस हो जाती है या हीट जनरेट होता है, जिससे आपका जो आपका मशीन है वो खराब हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपके, जैसे हमने यहाँ पे जूतों की बात करी, जूते खराब हो जाते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, अब ज्यादा फ्रिक्शन हो तो उससे क्या हो जाता है, कई बार जैसे मशीन की कंपोनेंट है उनमें आग लग सकती है। ठीक है, उस पर आग लग सकती है जिससे जल सकती है, मशीन खराब हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से आपके बहुत सारे यहाँ पे रोल हैं फ्रिक्शन के, जिस कारण ये नुकसानदेह हो पाता है। Heat is generated at this surface of contact due to opposing force of friction। अब क्या बोला है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण, घर्षण बल के कारण, ठीक है, घर्षण बल के कारण क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण बल के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है।
दूसरा है दिस कॉजेज वेयर एंड टेयर ऑफ मटेरियल ऑफ मूविंग बॉडी, यानी वो बॉडी जो कि कैसी है, गतिमान है, उसकी जो पुर्जे है वो खराब हो जाते हैं। जैसे हमने जूतों की बात करी, ठीक है, तो जूते खराब हो जाते हैं, आप चलते रहते हैं जूते खराब हो जाते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह कि जब आपकी कुछ चीजें, जैसे आपके टायर हो गए, टायर चलते रहते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं और घर्षण बल लगता है, घर्षण बल के कारण आपके टायर घिस जाए, ठीक है, तो ये आपका नुकसान हो गया घर्षण। Hence, more work is required to put on moving body so that can overcome the friction and move forward. इसलिए हमें अधिक कार्य करना पड़ता है ताकि हम फ्रिक्शन से ओवरकम कर पाए और वस्तु आराम से आगे गतिमान। When excessive heat is generated, it may cause spark of fire, cause damage to the component of machine. अब ज्यादा जब हीट जनरेट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसके कारण स्पार्क हो जाता है, आग लग जाती है और जो मशीन है वो खराब हो जाती है। When a sudden frictional force is applied to a moving body, it may cause harm or accident. कई बार अगर एकदम से घर्षण बल लगाया जाए तो इससे क्या हो सकता है, बॉडी खराब हो सकती है, वस्तु खराब हो सकती है, ठीक है, तो ये आपका कुछ नुकसान है, आप इसे नोट करें। अब जैसे कि हमने यहाँ पे फ्रिक्शन या घर्षण के फायदे और नुकसान पढ़े, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है या घर्षण है उसे हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यानी वो केसेस जहाँ घर्षण की काफी आवश्यकता है वहां आप घर्षण बढ़ाएंगे ताकि उससे आपको फायदा। तो कैसे कैसे आप घर्षण बढ़ा सकते हैं इसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो टायर होते हैं, टायर में खांचे बने होते हैं, खांचे बने होते हैं या थ्रेड जैसा एक स्ट्रक्चर देखा होगा, या जो आपके रनिंग शूज होते हैं, शूज के नीचे आपने देखा होगा यहाँ पे खांचे बने होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि टायर या जो आपके जूते हैं वो ठीक तरीके से काम करे, घर्षण बल वहां पे अधिक हो पाए। क्योंकि जैसे आप भागते हैं, भाग के एकदम रुकते हैं, तो रुकते हुए क्या हो सकता है, आपका पैर स्लिप हो सकता है। तो स्लिपिंग से बचाने के लिए जूतों के नीचे खांचे बनाए जाते हैं ताकि घर्षण बल को बढ़ाया जा सके। इसी तरीके से जो टायर होते हैं, टायर में थ्रेड या खांचे बनाए जाते हैं ताकि गीली रोड पे भी वो आसानी से चल पाए, घर्षण अच्छा मिले और वो गाड़ी स्लिप ना हो, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके के खांचे या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए जाते हैं। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो आपके मशीन के पुर्जे होते हैं उनमें उनको हम जैसे कि उसमें आपको आवश्यकता नहीं होती, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम घर्षण को कम करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो जैसे हमारे यूज होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा या घटाते। Grooves are made in the soles of shoes to increase friction and prevent slipping. यानी जूतों के तलवों में घर्षण बढ़ाने के और फिसलने से रोकने के लिए खांचे बनाए जाते हैं, ठीक है। जो जूते होते हैं उनके तलवे में घर्षण बढ़ाने के लिए खांचे बनाए जाते हैं या थ्रेड्स लगाए जाते हैं। Threads are made in the tire of vehicle to increase friction and prevent skidding of vehicle on wet road. वाहनों के टायरों में घर्षण बढ़ाने के लिए और गीली सड़क पर वाहन को फिसलने से रोकने के लिए थ्रेड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि आपके जो टायर है वो फिसले ना। तो क्या किया जाता है, थ्रेड्स लगाए जाते हैं टायर। अगला पॉइंट है स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज ऑफ प्लेयर एंड एथलीट टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिप। क्या कहा गया है कि जो जूते होते हैं, खिलाड़ियों के जूते होते हैं, में स्पाइक्स बनाए जाते हैं ताकि घर्षण को बढ़ाया जा सके। Gymnasts apply some coral substance on their hands
टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जो जिम्नास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ताकि घर्षण ठीक तरीके से बने, वो अपने हाथों में कुछ मटेरियल लगा देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, घर्षण बढ़ सके और वो अपना जो कर्तव्य है या जो भी वो यहाँ पे जिम्नास्ट कर रहे हैं वो आसानी से दिखा। मशीन बेल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड ड्राइव मशीन व्हील प्रॉपर्ली। यानी मशीन जो बेल्ट होती है उसके घर्षण को बढ़ाने के लिए और मशीन के पहिए को ठीक करने के लिए यहाँ पे विशेष सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ जो है कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनके माध्यम से हम जो है घर्षण को बढ़ा सकते हैं। इसे आप नोट करेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि फ्रिक्शन के कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो उस केस में फ्रिक्शन को कम करना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप कैरम खेलते हैं, आपने देखा होगा कि कैरम में पाउडर डालते हैं। पाउडर क्यों डालते हैं, ताकि हमारी जो गोटियां हैं वो आसानी से मूव कर पाए, स्ट्राइकर से हम आसानी से जो है आपकी गोटियों को मूव करा पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं। और पाउडर के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिस कारण गोटियां आसानी से मूव करती है। इसी प्रकार से हम कुछ लुब्रिकेंट जैसे कि आपका ऑयल हो गया, ग्रीस जो है मशीनों में लगाते हैं, ताकि उनके बीच फ्रिक्शन कम हो सके और वो आसानी से मूव करें, ताकि हीट कम प्रोड्यूस, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो आपकी मशीनें होती हैं उनमें बॉल बेयरिंग बनाई जाती है, लगाई जाती है। तो बॉल बेयरिंग क्या करती है, वो घर्षण को कम करती है, ठीक है। तो इस कारण इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। पॉलिश करके सतह को चिकना बनाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट, यानी घर्षण को हम स्नेहक का उपयोग करके कम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील टू मूव ऑब्जेक्ट, यानी फ्रिक्शन से हम क्या कर सकते हैं, व्हील जो है फ्रिक्शन को कम करके हम व्हील को आसानी से मूव करा सकते हैं। और यहाँ पे ऑयल और ग्रीस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, यानी फ्रिक्शन को बॉल बेयरिंग के माध्यम से जो है कम किया जा सकता है। मशीनों के चलने वाले पुर्जों के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। ये कुछ जो है आपको यहाँ पे बताई गई है, जिनका उपयोग करके आप जो है घर्षण को कम कर सकते हैं। इसे आप नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है फ्रिक्शन, यहाँ पे हमने ये देखा कि फ्रिक्शन के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं और फ्रिक्शन को कम करके जो है हम किस तरीके से नुकसानों को बचा सकते हैं। साथ ही साथ इसके फायदे भी देखे और इन फायदों के कारण हम फ्रिक्शन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये भी हमने जाना। इसके साथ साथ स्टैटिक और
जो है आपका स्टैटिक या स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण यानी स्लिपिंग जो आपका फ्रिक्शन है, इनके बारे में हमने जाना। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।